हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आप सबका आपके पसंदीदा चैनल ग्रो इन मैथ। आज हम बात करने वाले हैं 10th का 4th चैप्टर जिसका नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और आज हम कवर करने वाले हैं, देखेंगे आज जितने भी सूत्र होते हैं, फिर द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और वर्गखंड करना सीखेंगे, फिर मूलों की प्रकृति देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले थोड़ा सा भी, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे सभी सूत्रों के बारे में। सूत्र कौन से होते हैं इस चैप्टर में जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, गुणनखंड करना सीखेंगे, फिर मूलों की प्रकृति देखेंगे, फिर सवाल देखेंगे। ठीक है, आज हम 5 टॉपिक कवर करने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे सूत्र। ठीक है, अब बात करते हैं हम सूत्रों के बारे में। सूत्र कौन कौन से होते हैं इंपोर्टेंट इसमें। सबसे पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर नंबर 3 पर ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए बी। ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं ये हम अब आगे सवाल करेंगे ना, उसमें काम आने वाले हैं। फिर है ए माइनस बी की क्यूब बराबर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए बी। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये सब आगे काम आने वाले हैं, तो आपको याद करके रखना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला और है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे। उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य बोलते हैं, द्विघात समीकरण का सूत्र भी बोलते हैं उसको। तो जो मर्जी में आया वो लिख लेना, श्रीधराचार्य सूत्र ये भी बोलते हैं इसको और वो भी बोलते हैं। अब ये सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में होगा 2a। एक ये सूत्र होता है, इससे भी हम सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी से एक सूत्र और बनता है विविक्तर। विविक्तर विविक्तर यह विविक्तर सूत्र जिसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक सूत्र ये है। तो कितने सूत्र हो गए, 7 सूत्र वो हुए, एक ये हो गया 8, एक ये हो गए 9 सूत्र हो गए। तो ये सूत्रों से हम रिलेटेड सवाल करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ये सूत्र हमने इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आपको आगे अगर हम पढ़ाएं तो आपको डिस्टर्ब ना हो, किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। द्विघात समीकरण जैसे कि एक हम वो लेते हैं, द्विघात लेते हैं समीकरण जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4। ये क्या है, ये अभी द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं है। इसको समीकरण बनाने के लिए इसके बराबर 0 लाना पड़ेगा, तब होगी क्या ये द्विघात समीकरण। तो ये क्या है, ये एक x है और x के ऊपर क्या लगी है, कितनी घात लगी है, 2 घात लगी है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है
अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो समझ लो वो द्विघात बहुपद है, और इक्वल 0 लगाए तो वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज और है, जैसे कि ये तो क्लियर हो गया कि द्विघात बहुपद समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक ही बराबर, जैसे कि इसका मानक रूप लिखते हैं पहले हम, मानक ax² + bx + c = 0 है। 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। फिर तो और a b c ये क्या है? जहां a b c क्या है? अचर पद है। ये अचर पद है, मतलब a b c के जगह पे हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। ठीक है, a b c की जगह पे हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, ये अचर पद है। लेकिन एक बात और है, देखो अगर इसमें क्या कहा गया है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे ये है 3x² है, 3x² - 2x + 4 = 0। अगर हम इसकी जगह पे 3 की जगह पे 0 रख देते हैं, जैसे कि 0x² - 2x + 4 = 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो ये देखो अगर इसकी जगह पे 0 रख देंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। क्या बचेगा? -2x + 4 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? ये नहीं है, ये नहीं है द्विघात समीकरण। ये क्या है? ये रैखिक समीकरण है। ये क्या है? ये एक रैखिक समीकरण निकल के आई, रैखिक समीकरण निकल के आई ये एक। तो जहां इससे क्या सिद्ध होता है कि a के बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो वो दो घात समीकरण नहीं रहेगी, वो रैखिक समीकरण बन जाती है। तो इसलिए a के बराबर 0 नहीं हो सकता है। b के बराबर 0 हो जाएगा, b के बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। c के बराबर भी 0 हो जाएगा, मतलब c अगर 0 हो तब भी चल जाएगा, b अगर 0 है तब भी चल जाएगा। लेकिन a के बराबर 0 नहीं हो सकता, a की जगह हम 0 नहीं रख सकते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमने ये देख लिया द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब देखेंगे हम कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। गुणनखंड, फिर मूलों की प्रगति देखेंगे। अब देखेंगे गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। गुणनखंड वैसे तो 9th क्लास में ही पढ़ा दिए जाते हैं गुणनखंड। जैसे कि ये एक समीकरण है 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। यहाँ जितनी भी संख्या लिखी होगी और यहाँ जितनी भी संख्या लिखी होगी उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया? 3 दूनी 6। अब 6 के हम करेंगे फैक्टर, 6 के क्या करेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर करने से पहले एक चीज देखेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर तो 6 आए, लेकिन जोड़ने पर कितने आए? 5 आए। तो कैसे करके करेंगे? 2 3 6, 3 एकम 3। देखो ये 6 के कितने फैक्टर बने? 2 बने, एक बना 3, एक बना 2। ठीक है, तो जोड़ने पर कितने आए? 5 आए। 3 2 5 हो गए। और गुणा करने पर कितने आए? 6 आए। 2 3 दूनी 6।
तो सबसे पहले ये जो है ऐसे उतार लेंगे 2x² और ये माइनस भी ऐसे उतार लेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ये 2 3, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे 2 लगाएंगे। देखो प्लस करने पर कितने आए 5 आए, 3 2 5 हो गया, और गुणा करने पर कितने आए 3 दूनी 6 6 आए, 3 दूनी 6 आ गया। फिर हम ये वाला x लिखेंगे, फिर ये प्लस लिखेंगे, फिर ये 3 लिखेंगे, बराबर में 0 लगा देंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब फिर से ये ऐसे ही लिख लेंगे 2x², फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस का 3 ऐसे ही रहने देंगे, फिर बराबर में लगा देंगे 0। अब इन दोनों में देखेंगे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक जैसी संख्या कौन सी है। तो एक जैसी संख्या कौन सी है, 3 2 तो अलग अलग है, लेकिन x और x एक जैसा है, तो इसीलिए हम एक x कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, इसमें से 2x है ना, 2x है, तो एक x इधर आ गया, तो एक x बचा यहाँ पर। ठीक है, तो 2x, अब माइनस है माइनस लगा लिया, यहाँ पर 3 बचेगा सिर्फ, क्योंकि एक x इधर आ गया। अब यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से एक कॉमन लेंगे, सिर्फ एक कॉमन लेंगे। एक कॉमन इसीलिए लेंगे क्योंकि हमें इसके जैसा यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट के अंदर, तो इसके जैसा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 दूनी 2, 1 की गुणा x से करेंगे x आएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 एकम 3 इज इक्वल टू 0। अब कैसे पता लगाएं कि हमने जो ये गुणनखंड किए हैं ये सही हुए हैं या गलत हुए हैं। अगर ये दोनों संख्याएं एक जैसी आए तो इसका मतलब हमने गुणनखंड बिल्कुल सही किए हैं। तो इन दोनों को हम, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए हम एक ही जगह इन दोनों को लिख लेते हैं, इन दोनों को एक ही जगह लिख लिया। अब बचे ये x - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ऐसे करके लिखेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू 0, या लगाएंगे यहाँ पर, या क्या लगाएंगे, या x - 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये जो x है इसका मान निकालेंगे हम। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे 2x इधर ही रहने देंगे, और ये जो माइनस का 3 है 0 के इस पार आएगा बराबर के, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा 3/2 आ गया, एक मान तो आ गया, एक आ गया, x बराबर 2। ठीक है, अब जो या में है x - 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इधर ही रहने देंगे, और ये माइनस का है इधर जाके प्लस में हो जाएगा। आ गया आंसर। तो तुम्हें इसी तरह से गुणनखंड करने हैं, रूट वाले गुणनखंड भी आते हैं, वो भी कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं मूलों की प्रकृति की। मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले एक चीज देखना है यहाँ पर, नंबर 1, सबसे पहले क्या होगा कि अगर ये जो d है, d का मान 0 से बड़ा आए तो क्या होगा, अर्थात धनात्मक आए, मान 0 से बड़ा आए और पॉजिटिव आए, धनात्मक हो। देखो अगर d का मान जो भी आए, d का मान वो 0 से बड़ा आए और वो धनात्मक भी हो, तो क्या होगा, वो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। उस मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी और असमान होगी। इतनी बात आपको नोट करनी है, असमान होंगी। उसका मान जो आएगा d का मान
और डी का मान अगर 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक भी है तो संख्याएं वास्तविक व असमान होंगी। ठीक है। और नंबर 2, अगर 0 का उसका डी का मान 0 के बराबर आए तो कैसे होंगी? तो वास्तविक भी होगी और समान भी होगी। वास्तविक व समान होंगे। उसका जो मान होगा ना, अगर जैसे डी का मान हमने सॉल्व किया और उसका मान 0 के बराबर हो गया तो वास्तविक व समान होंगे। और नंबर 3, अगर डी का मान 0 से छोटा आया तो क्या होगा? 0 से छोटा आएगा तो काल्पनिक होगा, तो काल्पनिक होंगे। ठीक है। उसका डी का मान काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा। ठीक है। मूलों की प्रकृति में सबसे नंबर 1 में हमने देखा कि डी का मान अगर 0 से बड़ा है और वो प्लस में आया है तो वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है। और डी के बराबर आया है डी का मान तो वास्तविक व समान होंगे। और डी से छोटा आया है, डी से बड़ा आया है 0 का मान तो काल्पनिक होंगे। और अगर अर्थात कैसा हो? ऋणात्मक हो, यानी कि डी का मान जो है वो 0 से छोटा है और ऋणात्मक भी आया है तो वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कुछ सवालों के बारे में, इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में जो हमने सूत्र पढ़े थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 संभव होगा यदि, देखो इन्होंने क्या कहा है कि एक समीकरण है द्विघात समीकरण, तो क्या वो संभव है? क्या वो संभव होगी अगर a के बराबर 0 नहीं होगा तो, या b के बराबर 0 नहीं होगा तो, या c के बराबर 0 नहीं होगा तो, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया था कि जैसे एक समीकरण है 3x² माइनस के 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम a के बराबर, यहाँ पर a होगा, इसके बराबर ये जो संख्या है 3, इसको हटा के अगर हम 0 लगा दें ax² माइनस के 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, तो अगर हमने यहाँ पर 0 लगा दिया तो 0 मतलब सब कुछ 0 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ये हट जाएगा तो माइनस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण है। तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम a के बराबर 0 रखते हैं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, वो रैखिक समीकरण रह जाएगा। इसीलिए हम a के बराबर 0 नहीं मान सकते। और इससे रिलेटेड और MCQs लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो हमने वो फॉर्मूलाज किए थे ना, a प्लस बी की क्यूब के a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब वो इसमें काम होंगे, इसमें यूज होंगे। ठीक है। तो क्या कहा है? निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ठीक है। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमें पहचानना है कि इन सब में से द्विघात समीकरण कौन सी नहीं है। A B C D ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले हम सॉल्व करके देखेंगे नंबर A वाला। तो क्या है? a प्लस बी की क्यूब क्या है? बराबर में है x² प्लस 1। ठीक है। तो हम ये कौन सा है? ये वाला फॉर्मूला है a प्लस बी की क्यूब, तो क्या हो जाएगा? x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3ab 3ab इन ब्रैकेट ab x गुणा
2 इज इक्वल टू एक्स की गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स की क्यूब प्लस ये उधर हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x इधर हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा x की क्यूब प्लस में हो जाएगा x। ठीक है, तो इधर देखो x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल हो जाती है, इधर बचेगा 8 प्लस 6 दूनी 12, 12x स्क्वायर, और ये वाला आएगा माइनस का हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 12x स्क्वायर प्लस के माइनस के x प्लस के 8 बराबर 0। ये तो एक द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन पूछा है कि नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है तो ये भी द्विघात समीकरण होगी और ये भी द्विघात समीकरण होगी, लेकिन ये दो घात समीकरण नहीं होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पर अगर हम करेंगे तो एक्स माइनस में एक्स की स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा माइनस में, जो कि माइनस में नहीं होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आपको खुद हल करने होंगे, और वो हमने जो फॉर्मूलाज बताए थे उससे रिलेटेड है तीसरा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 4 बराबर 0 का हल होगा। हमें एक द्विघात समीकरण दे दी गई है और पूछा है इसका क्या हल होने वाला है। तो नंबर 1 पे है -5 -6 माइनस के 7/3 4/3 19/2 माइनस के 19/2 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम इसको हल करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 की हम 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पर तो 8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम 8 के फैक्टर करें 4 होगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर घटाने पर 3 आया तो 4 में से 4 गया बचेगा 0। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण ऐसे हल नहीं होंगे। हमने तुम्हें एक सूत्र बताया था श्रीधराचार्य या द्विघात समीकरण सूत्र, तो उससे हम इसको हल करेंगे। हम हल उससे भी कर सकते हैं, विभक्तर सूत्र जो बताया था उससे भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम अब करते हैं श्रीधराचार्य, देखेंगे तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे करके देखेंगे d बराबर क्या आएगा बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9। ठीक है, माइनस 4 गुणा 2 गुणा में माइनस के 4। ठीक है, तो d बराबर 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 चौक 32, यानी कि d बराबर 41 ही आ रहा है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 41। वहां भी सही आ रहा था, 41 ही आएगा। इनमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। इसको अब गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 है, 5 के फैक्टर क्या होंगे 5 एकम 5, यानी कि गुणा करने पर आए 5, 5 एकम 5, जोड़ने पर आए 6, प्लस है जोड़ने पर आए 6, 5 और 1 6। तो ये ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 5 प्लस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x इधर ही रहने देंगे। इसमें से एक x दिया तो बचेगा एक x, माइनस है माइनस ले लिया, इधर लिखेंगे 5, एक x था इधर आ गया। अब इसमें से माइनस 1 लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक से हैं इसलिए इनको एक ही जगह लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे x माइनस 1। अब लिखेंगे
x माइनस 5 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर आ जाएगा 5 और या x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर आ जाएगा 5। सवाल हो गया सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, और जो कि मूलों से जो हमने पढ़े थे ना, मूलों की प्रकृति, उससे रिलेटेड सवाल पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।